एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, जिसे लिखा है शरद जोशी जी ने। शरद जोशी जी एक हास्य व्यंग्यकार है। इन्होंने कई व्यंग्य के रूप में अपनी रचनाएं रची हुई है, जैसे कि अफसर। मैंने अफसर भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शरद जोशी जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो शरद जोशी जी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहने वाले थे और उनका जन्म 21 मई 1931 को हुआ था। वो बचपन में कई सारे शहरों में रहे थे और इन्होंने अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा लेखन का काम कंटिन्यू रखा। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह से वह व्यंग्य लेखन लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कई प्रकार के व्यंग्य लेख, उपन्यास, पटकथाएं, सव्यात लिखे और वो हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। तो शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृति है परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार लिया, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह। और उनके प्रमुख दो व्यंग्य नाटक है अंधों का हाथी और एक था गधा। एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और इनका उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। तो शरद जोशी जी की जो भाषा थी वह अत्यंत सरल और सहज थी। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया। उन्होंने कई प्रकार, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, इन सब पर उन्होंने अपनी रचनाएं रची हुई है। तो जो आप लोगों को चैप्टर दिया है तुम कब जाओगे अतिथि, उसमें शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार को बिना बताए उनके घर चले जाते हैं मेहमानी करने और फिर वापस जाने का नाम नहीं लेते। और उनका टिके रहना जो लोगों के ऊपर एकदम भारी पड़ रहा होता है, उन्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चैप्टर में वही बताया कि अच्छा अतिथि कौन होता है, वो जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करके विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेहमानी वह सब सोचने को विवश हो जाए और निरंतर यह सोचते रहे कि अतिथि कब जाएगी। तो इस चैप्टर में यही कुछ बताया गया है। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब जो मेहमानी करने हैं इनके घर पे आया है, लेखक के घर पे, उनको उसे आए हुए 4 दिन आ गए हैं। उसको देखकर यही बार बार मन में प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। मतलब लेखक के यहाँ पे जो व्यक्ति आया है मेहमानी करने के लिए लेखक उसके सामने बार बार कैलेंडर की डेट से बदल रहा है कि ताकि इसे एहसास हो कि इसे जाना है। वो लेखक परेशान हो गया है। वो कह रहा है कि मैं 2 दिन तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ और तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाने आता होगा तो तुम्हारा यह चौथा दिन है। मतलब तुम्हें मेरे घर में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी कोई जाने की संभावना मुझे प्रतीत नहीं हो रही। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम जाने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। मतलब धरती से जो चंद्रमा पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो भी उतना दिन नहीं रुकते हैं जितने दिन तुम मेरे घर पे रुक रहे। वो लोग जाते हैं और वापिस आ जाते हैं, लेकिन तुम मेरे घर आ तो गए हो लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हो। एक प्रकार का कटाक्ष है। लेखक एक प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं अतिथि के ऊपर कि वो एस्ट्रोनॉट भी चांद पे इतना नहीं रुके होंगे जितना तुम मेरे घर पे रुक रहे हो। वो तो इतनी लंबी यात्रा करके जाते हैं और 2 दिन रह के वापिस आ जाते हैं, लेकिन तुम छोटी सी यात्रा करके मेरे घर पर आए हो, लेकिन तुम जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया।
तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली, बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुकी, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? मतलब जैसे कि एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहते हैं कि वहाँ का मिट्टी का सैंपल लेंगे, अपनी चरण कमल धोएंगे, झंडा लगाएंगे, वैसे ही तुमने ऐसे बहुत सारे काम कर चुके हैं। हाँ, तो अब तुम्हारा क्या है, हाई टाइम हो चुका। तुम्हें जो जो काम करना था तुम वो कर चुके हो, तो अभी तुम्हारा हाई टाइम है, तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनवाया था। इस सारे उत्साह लगन की मूल में एक आशा थी। मतलब कि जब अतिथि बिना बताए उनके घर पे आ गए थे, तो उनके हृदय में अज्ञात यानी कि धड़क गया था कि भाई अचानक से इंसान कहाँ से आ गया, और उनका अंदर ही अंदर क्या हुआ, वे अंदर से कांप गए। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, एक झूठी स्माइल दी और उनसे गले मिले। और उनकी वाइफ ने भी उनको नमस्ते बोला कि तुम आ गए अतिथि। अतिथि यानी कि उनको झूठी स्माइल देकर ऐसा उनका आवभगत किया। और वो नॉर्मली डेली नॉर्मल खाना खाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में उन्होंने बदल कर वहाँ पे उन्होंने रायते के साथ साथ में मिठाई भी रखी। इस सारे उत्साह और एक लगन से आशा थी कि 1-2 दिन रहेंगे और फिर आप चले जाओगे अतिथि। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मतलब उसके 1-2 दिन बाद या दूसरे दिन तुम क्या करोगे, चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं, हम उसको बोलते हैं कि अरे रुक जाइए ना, थोड़े दिन बाद चले जाना, अरे रुक जाइए मत जाइए। लेकिन वो क्या होते हैं, वो रुकते हैं क्या? नहीं, वो चले जाते हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि रुक जाओ, लेकिन तुम नहीं मानोगे और तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। एक अच्छे अतिथि, उन्होंने लेखक ने यहाँ पे बताया कि एक अच्छा अतिथि क्या होता है। जिसे हम रुकने के लिए कहे वो रुकते नहीं और वो चले जाते। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, लेकिन तुम क्या हुआ, तो ऐसा हुआ नहीं। तुम दूसरे दिन भी क्या रहे, मुस्कान लेकर घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, हम दुखी हुए, लेकिन हमने चलो ठीक है जाने दिया कर दिए और प्रसन्न बने रहे। फिर भी मुस्कुराते हुए हमने रहे। हमको दुख हुआ लेकिन हम फिर भी खुश रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब अभी तक के जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं, हमने उनके लिए जितना किया उससे किया था, उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए किया। हमने दोपहर को तुम्हारे लिए खाना बनाया, साथ ही साथ तुम्हें रात को सिनेमा दिखाया, ये सोच के कि तुम्हें हम विदा कर दे, तुम्हें हम यानी कि जाने के लिए तुम चले जाओ। ये हमने अभी तक के किसी के लिए नहीं किया, लेकिन ये सब हमने तुम्हारे लिए किया। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब हमने ये सब इसलिए किया कि ताकि तुम विदा हो जाओ और हम तुम्हें छोड़ने स्टेशन तक जाए, वो विदाई का क्षण आ जाए, लेकिन पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तो मार्मिक मतलब क्या आता है, इमोशनल, यानी कि जो दिल पे लगने वाला घाव एकदम दुखद था। और आघात मतलब हमला। अप्रत्याशित मतलब बिना सोचे समझे हुए। तुम्हारी समीप की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएंगी, इसका मुझे अनुमान न था।
पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मतलब कि तीसरे दिन जब अतिथि ने कहा कि मुझे कपड़े धोबे को देना है, वो एकदम से उनकी दिल पे चोट लगी लेखक की, क्योंकि वो चाहते थे कि वो चले जाए, लेकिन वो और टाइम को खींच रहे। मतलब जो उनके जाने की वेला थी उसको वो रबड़ की तरह खींच रहे, और इसका अनुमान लेखक को नहीं था। पहली बार लेखक को ऐसा लगा जो अतिथि देवो भव कहते हैं ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो थोड़े थोड़े अंशों में क्या होता है, अतिथि राक्षस भी होते हैं। जैसे इस अतिथि को देख के लेखक को क्या लग रहा है कि ये राक्षस है, क्योंकि सदैव देता नहीं होता है। कुछ कुछ अतिथि क्या होते हैं, राक्षस भांति भी होते हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। लेखक ने कहा कि चलो किसी लॉन्ड्री पे दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। ऐसा सोच के कहा उन्होंने कि थोड़ा जल्दी धुल जाएंगे तो जल्दी जाएंगे मेहमान करके। पर अतिथि ने कहा, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने कहा अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तब तक पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो लेखक ने कहा, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई, और आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी थी कि अतिथि अधिक दिन और ठहरेगा। मतलब उन्होंने धोबी के कपड़े देने के लिए पूछा, तो लेखक ने कहा कि चलो लॉन्ड्री पे दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। तो जो अतिथि आए थे तो उन्होंने कहा, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो साथ में चल के दे के आएंगे। तो लेखक क्या है, अपना कुर्ता पहन के तैयार होके जाने लगे। तब तक कि उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अतिथि की जो कपड़े वो लॉन्ड्री पर देना है। तो पत्नी की आंखें एक एक बड़ी हो गई, और वो भी ऐसे कहने लगे कि ये अतिथि और कितने दिन तक ठहरेगा? अतिथि तुम जा नहीं रहे, इसमें क्या लिखा हुआ है? यह अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दे कपड़े धुलकर आ गए, और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी, और तुम यही हो। मतलब जो अतिथि है उसके कपड़े लॉन्ड्री से धो के आ चुके हैं, लेकिन वो स्टिल नहीं जा रहा है, वो फिर भी घर में बैठा हुआ है, और वो जो बिस्तर पे बैठा था उसकी चादर बदली जा चुकी है। मतलब जब मेहमान लोग घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, नई नई चादर बिछाते हैं उनके आवभगत के लिए, लेकिन उनकी सलवट उस चादर पे उनकी सोने की वजह से, उनके बैठने की वजह से सलवटें पड़ चुकी थी, तो हमने वो चादर तक चेंज कर दी, लेकिन वो इंसान नहीं जा रहा है। तुम्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। मतलब जब अतिथि आए थे तब वो लेखक और उनकी वाइफ उनको स्माइल कर रहे थे, झूठी ही सही लेकिन वो स्माइल दे रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या है, वो स्माइल गायब हो रही है, वो मुस्कुराहट भी धीरे धीरे करके लुप्त हो गई है। और जब मेहमान आए थे तो अच्छी बातें कर करके जो ठहाके लग रहे थे तो कमरे में वो आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अब वो सब क्या है, शांत होकर पड़े हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, मतलब जो ना तुम अपनी तरफ से कोई बात छेड़ रहे हो ना मैं अपनी की तरफ से कोई बात कर रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिर भी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। मतलब जब अतिथि आए थे तब लेखक ने बहुत सारी बातें की, और अब 3-4 दिन से जब लेखक के साथ में वो अतिथि है तो वो इतनी बातें कर चुके हैं कि कोई टॉपिक ही नहीं बचा। उन्होंने इतने सारे टॉपिकों पे बात कर चुके हैं कि अब उनके पास में कोई टॉपिक ही नहीं बचा। इवन उन्होंने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, लेकिन अभी तक कि वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उनके पास में क्या है, कोई टॉपिक नहीं बचा। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द मतलब क्या, हास्य खुशी वाला माहौल अब सने सने मतलब धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। मतलब धीरे धीरे जो हंसने खेलने का माहौल था वो धीरे धीरे बोरियत में चेंज हो रहा है, बोर होने लगे हैं।
भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। मतलब जो हमारी भावनाएं थी वो धीरे धीरे क्या है, गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है कि अब तो नहीं सहा जा रहा है। पर तुम जा नहीं रहे हो, लेकिन अतिथि जा ही नहीं रहे। किस अदृश्य गुण से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद का सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब अब तुम्हारे लिए सिर्फ गालियाँ निकल रही है और पता नहीं तुम किस चुंबक से यहाँ पे चिपक गए हो, किस गोंद से, फेविकोल से यहाँ पे चिपक गए हो कि तुम जा नहीं रहे हो। और ये सारी चीज़ें मेरे परिवार सहित मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। और मन में यही ख्याल आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे। मैंने कंधे हिचका कर दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेंगी, बनाओ। सत्कार की रस्में समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम्हारे बिस्तर का गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हम उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। मतलब अब इतना सिचुएशन पॉइंट आ गया है लेखक का कि जो अब धीरे धीरे इतना अतिथि का हो गया है कि अब लेखक चाहता है कि तुम निकलो अतिथि। अब उनकी वाइफ भी उनसे पूछ रही है कि कब तक टिकेंगे यार। तो लेखक ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब लेखक की वाइफ का भी कहना है कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, हल्के रहेंगे। अब सत्कार का यानी कि जब कोई अतिथि आता है तो हम आओ भगत करते हैं। तो अब आओ भगत तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है कि रात को मिठाई रखने से खिचड़ी तक आ चुका है। जब वो आए थे तब मिठाई रखी थी खाने के साथ साथ में, अब वो कहाँ पे आ चुके हैं, खिचड़ी पे। तो लेखक कह रहे कि अब अगर तुम अभी भी यहीं पे रहे ना तो हम उपवास रख लेंगे। और अब यह चरण सीमा आ गई है, चरम क्षण आ गया कि तुम्हें अब यहाँ से जाओ अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बच चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे घर पे अच्छा लग रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर हमें किसी और के घर पे अच्छा लग रहा है तो हम उसी के घर पे जाकर बच जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तो हमने अपने घर को महत्ता दी है, मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दी है, तभी हम अपने होम को स्वीट होम कहते हैं। लेकिन दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। मतलब तुम्हें दूसरे के घर में अच्छा लग रहा है तो तुम उसकी खुशियों को चबाने के लिए जा रहे हो, ये गलत चीज़ है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर शराफत भी कोई चीज़ होती है। मतलब खुद से चले जाना चाहिए, नहीं तो गेट आउट भी बोला जा सकता है। लेखक क्या कर रहे हैं, कटाक्ष करके बोल रहे हैं कि ये कोई बात नहीं हुई है कि तुम्हें किसी और के घर में अच्छा लग रहा है तो तुम अपना बोरा बिस्तर आके उसी के घर में बसने के लिए आ जाओ। ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे पास में एक वाक्य है, गेट आउट भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएंगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होंगी। आशा है वह तुम्हें चूमेंगे और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होंगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ाता जाऊंगा। मतलब आज रात को सोने के बाद में कल जब सुबह तुम जागोगे ना तो वो 5वां दिन होगा तुम्हारा यहाँ आने के बाद। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस किरण के साथ में यह निर्णय लो कि तुम्हें यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि उसके बाद में मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी सहनशीलता की आखिरी टाइम होगा, आखिरी दिन होगा, और इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा। मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा, मैं लटकाने लग जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वारी पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब वो कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि देवता होता है, लेकिन पर मैं मनुष्य हूँ और कोई देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकता है। और देवता तभी देवता कहलाएगा जब वो, उसका देवत्व तभी रहेगा जब वो दर्शन देके चला जाए। कोई भगवान देखा है कि वो आ रहे और किसी पर्सन के साथ में रह रहे? नहीं, भगवान आते हैं, दर्शन देके चले जाते हैं। और तुम्हारा भी दर्शन देकर लौट जाना ही सही रहेगा। और
और वो कह रहे कि अगर मैं मनुष्य और मैं अपनी वाली पे उतरूँ, उससे अच्छा तुम अपने घर चले जा। और वो एकदम लास्ट में एकदम ये होके एंजियस होके बोलते हैं, यानी कि गुस्से में बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होके कि तुम कब जाओगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक हास्य व्यंग्य था। लेखक ने इसमें कटाक्ष रूप से टॉन्ट मार के अतिथि को बोला है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सो कुल मिलाकर लेखक शरद जोशी जी ने इस बात के माध्यम से एक बहुत ही कड़वा सच मज़ेदार तरीके से बोला है, और उनका मुख्य संदेश यही था कि अतिथि देवो भव की भी एक सीमा होती है। लेखक का कहना है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है, लेकिन देवता वही है जो दर्शन देकर चला जाए। अगर देवता घर में ही बच जाए और जाने का नाम न ले तो वह देवता नहीं बल्कि सिर दर्द असुर बन जाता है। लेखक का मानना है कि एक अच्छे अतिथि को यह पता होना चाहिए कि उसे कब विदा लेना है और कब रहना है, कितने दिन तक रहना है। अगर आप किसी के घर ज़रूरत से ज़्यादा रुकते हैं तो वह आपका सम्मान कम होने लगता है। आपकी यादें तभी तक मीठी रहती है जब तक आप बोझ नहीं बनते। लेखक दिखाना चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए किसी मेहमान का लंबे समय तक रुकना न केवल मानसिक रूप से थकाने वाला होता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ देने वाला होता है। जैसे डिनर से खिचड़ी तक का सफ़र इसी मजबूरी को दर्शाता है। और हर परिवार की अपनी एक अलग दिनचर्या और प्राइवेसी होती है। जब कोई बाहर का व्यक्ति लंबे समय तक घर में रहता है तो वह घर के लोगों की बातचीत, हंसी मजाक और आपसी संबंध तनावपूर्ण होने लगते हैं। तो लेखक बस यही लाइन बोलते हैं कि अतिथि अपने घर पे वापस चले जाओ और तुम्हारा देवत्व बना रहे। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।